ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी चिप है जिसे हम सीपीयू भी बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर को अगर तोड़ के देखें, माइक्रो दैट इज़ स्मॉल एंड प्रोसेसर जो डिवाइस जो प्रोसेसिंग कर सके। तो एक ये हार्डवेयर होता है। एक्चुअली में मैं अगर बताऊं तो ये एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसमें अंदर में तुम्हारे सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बने हुए रहते हैं जिससे वो अरिथमेटिकल या लॉजिकल कोई भी काम कर सकता है, राइट। तो अगर हम लोग कहते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू, एक्चुअली हम लोग जब बाहर से देखते हैं, सपोज ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, आईसी है। सपोज इस पिन के साथ मैंने कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको बस के साथ, तो इस तरह से अगर मैंने कनेक्ट करके उसको एक कैबिनेट में डाल दिया और फिर उसी को हम लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं कि यही है सीपीयू, ठीक है। तो अगर मैं उस आईसी मेन आईसी, यहाँ बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो असली चिप, जो एक्चुअल चिप सब चीज़ों को कंट्रोल करता है कैबिनेट के अंदर, उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो अगर मैं इस आईसी को उठा लेता हूँ तो उसका ब्रेन मैं खोल दूँगा और फिर वो कंप्यूटर और कोई भी काम का नहीं रह जाएगा। तो मैं अगर बोलूँ कि व्हाट इज़ एमपीयू, तो व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, आई कैन से इट्स अ मिनिएचर वर्जन ऑफ सीपीयू। एक्चुअली सीपीयू में अगर बोले तो यही है सीपीयू, लेकिन इसको और कैबिनेट से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग इसे एमपीयू भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट मतलब ये अंदर सर्किट्स वगैरह तो हैं, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे। तो उन चीज़ों को जब एक्यूमुलेटेड करके हम लोग देखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एमपीयू, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। तो इस सब्जेक्ट जो सब माइक्रो प्रोसेसर जो सब्जेक्ट है, और उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे सिलेबस में है वो है 8085, इंटेल कंपनी का है, एक नंबर है उसके साथ। सो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर वी डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट 8085, तो कुछ बेसिक सी बातें मुझे बताना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर्स तो बेसिकली प्रिंटर वगैरह वगैरह हर आजकल डिजिटल डिवाइस में, हर डिवाइस में ऑलमोस्ट रहता ही है। और जिस भी डिवाइस में एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो एक माइक्रो कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, तो वो जान लेते क्या क्या होना ज़रूरी है एक माइक्रो कंप्यूटर में, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं रजिस्टर और फिर मैं मेमोरी, इन दोनों के बारे में बातें करता हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या मेमोरी के बारे में जानते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना ज़रूरी है हमारा 8085 शुरू करने के लिए मैं उतना तो ज़रूर बताता हूँ। अगर मैं रैम को बोलूँ तो रैम दो तरह के होते हैं, मेमोरी अगर बोलूँ तो मेमोरी ब्रॉडली मैं बोलूँ तो दो तरह के होते हैं, एक रैम एक रोम, राइट। अगर रैम को मैं बोलूँ तो रैम दो तरह के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, राइट। नाउ व्हाट हैपन्स इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो मेमोरी है जो एक्चुअली में काम करने के लिए होता है। दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी मूवी चलाना है जो सेव्ड है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल इन नेचर होता है। वोलाटाइल होने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी सेव्ड नहीं रहता जब हम करंट स्विच ऑफ कर देते हैं। तो फिर रैम को क्यों नॉन वोलाटाइल ना करें? बिल्कुल नहीं, ये जानबूझ के ही ऐसा वोलाटाइल नेचर का रखा गया है ताकि जब हम लोग, जैसे कि मैं अगर एक वाइट बोर्ड खरीद के लाता हूँ और मैं परमानेंट मार्कर से वहाँ पे कुछ लिखता हूँ, एक दिन तो लिख लूँगा, लेकिन उसके बाद, एंड दैट इज़ वाई रैम, ये रहा हार्ड डिस्क में एक मूवी है, उस मूवी को चलाना है तो उस मूवी को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शंस ऑफ द मूवी लेके आएंगे रैम में, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम हो वगैरह उसको रैम में लाना पड़ेगा, फिर रैम से वो ट्रांसफ़र किया जाता है एएलयू में, फिर वहाँ से वो काम क्या कर सकते हो। तो जो भी प्रोग्राम तुम्हें रन करना है, एक मूवी भी मैं बोल सकता हूँ एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई ऐप रन करना है कुछ भी, तो वो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रैम में लाना पड़ेगा और वहाँ से वो एक एक करके जाएगा और फिर वो काम शुरू होगा।
राइट। तो एस रैम माने स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम किस चीज़ से बनता है? फ्लिप फ्लॉप से। एक फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकता है? एक बाइनरी डिजिट रख सकता है, बाइनरी बिट, तो या तो 1 या 0। तो अगर मैं इस तरह से फ्लिप फ्लॉप्स रख लूँ इस तरह से, तो कितने, सपोज ऐसे करके 8 फ्लिप फ्लॉप्स रख लेंगे, है ना। ये एक लाइन हो गया। तो इसी तरह अगर मैं बहुत सारे लाइंस बना लूँ इस तरह से, ठीक है, तो कितने, सपोज यहाँ पे 1024 ऐसे लाइंस हैं, ऐसे लाइंस हैं, और एक लाइन में कितने करके बिट्स हैं? 8 बिट करके। तो फिर ये हो गया हमारा रैम का कैपेसिटी, राइट। स्टैटिक रैम किस चीज़ से बनता था? फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा रहता है वो वोल्टेज में, वोल्टेज के फॉर्म में रहता है। अगर मतलब 101101 ऐसा है तो ये +5 वोल्टेज, ये 0 वोल्टेज, ये +5 वोल्टेज, इस तरह से वोल्टेज रखा जाता है। फास्ट होता है, तो जब तक तुम इसे मिटाओगे नहीं, लेकिन ये इनका साइज़ होता है, एक फ्लिप फ्लॉप का कंसिडरेबल साइज़ होता है, जिसके वजह से डायनेमिक रैम पॉपुलर हुआ। डायनेमिक रैम बनता है कैपेसिटर्स से। कैपेसिटर्स में हाई चार्ज रखोगे तो 1, लो चार्ज रखोगे तो 0। तो बहुत डेंसिटी ज़्यादा होता है। दैट मीन्स सोचो इतना बड़ा जो एस रैम रख सकता है जितना डेटा, उतना ही फिजिकल, इतना छोटा सा डी रैम उतना ही डेटा रख सकता है। तो ऑब्वियसली साइज़ छोटे होने की वजह से डायनेमिक रैम पॉपुलर होते गए, राइट। एंड लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ जो चार्ज है, उस चार्ज का नेचर ही होता है कि वो खोता रहता है। तो इसको खोने से बचने के लिए हमें इसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। जब मीटिंग करेंगे अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। और रोम वो मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे वो प्रोग्राम्स परमानेंट रखे जाते हैं जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर को चलाने के लिए। जैसे बूटस्ट्रैप लोडर, जब तुम मशीन को ऑन करते हो तो मशीन के अंदर, मशीन में तुम ऑन करते हो तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्ड डिस्क में है उसे लाना पड़ेगा रैम में। जो भी जिस चीज़ को भी चलाना है उसे रैम में तो आना ही पड़ेगा। तो रोम में एक प्रोग्राम रहता है जिसे बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं, वो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल को लोड करने में। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जिसे चेंज नहीं कर सकते और जिसे सिस्टम चलाते हैं। ये हो गया हमारा रोम के बारे में। फिर आ जाते हैं रजिस्टर्स। तो अगर छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप से मैं सपोज़ 8 बिट का एक मेमोरी, इस तरह का कुछ मेमोरीज़ मैं डायरेक्ट एएलयू में रख दूँ और रैम के बजाय एएलयू में रख दूँ यहाँ पे छोटे छोटे मेमोरीज़, तो क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ कि C = A+B करो, अब CPU बहुत फास्ट होता है, ये रहा CPU बहुत फास्ट होता है, उसे जाना पड़ेगा रैम में, रैम से A को लाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर B को लाना पड़ेगा, फिर काम करेगा, फिर लौटाएगा। CPU याद रखना रैम से बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इसके वजह से हमारे परफॉर्मेंस गिर जाएगा। लेकिन अगर मैंने A एंड B किसी कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर में पहुंचा दिया होता डेटा को डायरेक्टली, और फिर वो एएलयू के सबसे नज़दीक है, तो इतना बड़ा रास्ता ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, वो सर्किट के अंदर ही है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है ना। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का बारे में सोचो। ब्रेन जो कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, लेकिन छोटे मोटे काम जो क्विक रिएक्शन चाहता है, तुम्हारा बैलेंसिंग करना या कोई भी रिएक्शन देना, तो वो उसका काम वो स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है। कुछ उसी तरह से ये सोचो। रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होते हैं, और वो मेमोरी किधर रहते हैं? वो मेमोरी रहते हैं एएलयू के अंदर। तो बेसिकली मैं अगर ऐसे बोलूँ तो भी मैं गलत नहीं होऊंगा कि एक मूवी चलाना है, तो मूवी को चलाने के लिए मैं मूवी का एक पोर्शन उठा के, पूरा का पूरा मूवी बहुत लंबा है, सपोज़ 2 GB का है या कुछ, तो वो इतना लंबा डेटा तुम रैम में ला नहीं सकते। जो सीन्स तुम चला रहे हो उतना थोड़ा सा ला के रैम में, और रैम से फटाफट वो रजिस्टर्स में शिफ्ट होके फिर वहाँ से काम शुरू होने लगता है। ये खाली होगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर शिफ्ट, इस तरह से काम चलता है, राइट। तो रजिस्टर तो मैंने कहा। एएलयू वो पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जहाँ मेन काम होते हैं, और यहाँ पे सारे वो बेसिक सर्किट्स बने हैं जिसको बेसिक काम करने के लिए जितने भी सर्किट्स, एडिंग, एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर वगैरह वगैरह, जो भी सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तुमने पढ़ा हुआ है आगे अपने सेमेस्टर्स में, वो सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। डिजिटल सर्किट को टाइमिंग एंड कंट्रोल की ज़रूरत है।
टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या होता है कि अगर एक डिजिटल सर्किट को तुम कंट्रोल नहीं करोगे, उसका स्पीड कंट्रोल नहीं करोगे, तो उससे बात नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा जो हार्ट होता है, तुम्हारा हार्ट बीट जब नॉर्मल रहता है, तुम्हारे ऑर्गन्स भी नॉर्मल काम करते हैं। जब तुम्हारा हार्ट बीट फास्टर होने लगता है तो तुम्हारे ऑर्गन्स को भी, बाकी ऑर्गन्स को भी फास्ट काम करना पड़ता है। उसी तरह से एक कंप्यूटर में भी एक क्लॉक जैसा कुछ होता है जो उसका स्पीड बताता है कि इतनी स्पीड से वो काम करेगा। इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हमें आगे की चैप्टर्स में जाना पड़ेगा, तब जाके हम ये डिटेल्स में जान सकते हैं। ठीक है, और ये रहा मेमोरी में हमारा हो गया रैम रोम, ये आईओ डिवाइस, और ये है वो बस लाइन। बस लाइन क्या होता है? बस लाइन होता है कि वायरिंग किया हुआ रहता है, और बस लाइन में जैसे कि वायर्स होते हैं बहुत सारे। सपोज 8 बिट हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, वो 8 बिट का है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि इसका जो डेटा बस का जो साइज़ है वो 8 बिट का है। डेटा बिट का साइज़ का मतलब क्या है वो अभी पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो बस लाइन क्या होता है? एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। ये तीनों टाइप के बस मिला के बस सिस्टम बनता है। एड्रेस बस, तुम्हें डेटा लाना है, रैम की किस पोजीशन से लाना है, तो तुम एड्रेस बस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन दोगे कि पर्टिकुलर इस एड्रेस से मुझे डेटा ला के दो। डेटा जो एक्चुअल डेटा तुम शिफ्ट करोगे वो। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जैसे रीड करना है, राइट करना है, मेमोरी से रीड करना है, आईओ से राइट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया जाता है, राइट। जैसे कि सोचो हमारा जो 8085 का जो रैम है वो क्या है, इस तरह से है, 8 बिट करके एक लाइन में इस तरह से रहता है। और कितने रहते हैं टोटल? 2 to the power 16 में। दैट इज़ यहाँ पे 0 0 0 0 16 ज़ीरोज़ हैं से लेके 1 1 1 1 1 1 16 1 तक। इतने सारे तुम्हारे एड्रेसेस हो सकते, मतलब कितने बॉक्सेस हैं रैम में? 2 to the power 16। इतने सारे पोजीशंस हैं तुम्हारे 8085 के रैम। और डेटा जो है, जैसे कि एग्जांपल, ट्रांसफ़र द डेटा 5 to मेमोरी लोकेशन 2000। सो दैट इज़, देखो मैं बाइनरी में बोलूँगा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा बात, इसीलिए मैंने डेसिमल जो तुम बेहतर समझते हो इसलिए सोचो ऐसा लिखा 0000 से लेके 9999 तक है, तो कहीं ना कहीं 2000 मेमोरी लोकेशन भी होगा। तो पहले एड्रेस बस से क्या इन्फॉर्मेशन जाएगा? 2000। कंट्रोल बस से क्या इन्फॉर्मेशन जाएगा? मेमोरी, आईओ डिवाइस नहीं, मेमोरी। और डेटा बस से क्या जाएगा? 5। फिर वो 5 डेटा बस से आके मेमोरी लोकेशन वहाँ पे। ठीक है, तो बस ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया? एड्रेस, कहाँ पे जाना है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से पता चला, आईओ डिवाइस, मेमोरी, इस तरह का, और डेटा जहाँ से एक्चुअल डेटा ले जाएंगे। तो ये तीनों बसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया। तो 8085 में मैं फिर से कहता हूँ 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसीलिए है क्योंकि उसका जो डेटा, एक रैम का जो तुम कह सकते हो, रैम में जो एक ब्लॉक में जितना साइज़ का डेटा रख सकते हैं वो भी कह सकते हैं कि वो भी साइज़ बोल सकते हैं, क्योंकि जो डेटा, जहाँ से जो डेटा आएगा, डेटा बस, और ये कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो 8 बिट का जो डेटा आएगा बस से वो एक मेमोरी लोकेशन में फिट हो सकता है। और यहाँ पे एड्रेस का साइज़ कितना है? 16 बिट। ठीक है, एड्रेस इज 16 बिट। एकदम अंदर में जो काम होता है वो बाइनरी होता है। बाइनरी हमें समझ में आता नहीं ज़्यादा, है ना, क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो इतना लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम लोग नहीं कर पाते बाइनरी लर्न। फिर हेक्साडेसिमल में ये है, तो हेक्साडेसिमल में ही एक्चुअली काम होता है। ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल भी क्या बहुत ज़्यादा आसान है क्या हमारे लिए? नहीं, उतना आसान भी नहीं है। तो वो कह रहा है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बाइनरी ये कहना चाह रहे थे, ये बाइनरी कहना चाहते हैं जिसका हेक्साडेसिमल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ इसका मीनिंग नहीं है। जिसका हेक्साडेसिमल ये है तो तुम एक काम करो, तुम ऐसे लर्न करो कुछ न्यूमोनिक्स मूव, इसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज करना। ठीक है, तो असेंबली दैट इज़, हम लोग इंग्लिश में एमओवी, मूव, एडीडी, ऐड, इस तरह से तो लर्निंग कर ही सकते हैं। हेक्साडेसिमल लर्न नहीं होता, बाइनरी लर्न नहीं होता, ये तो होता है। तो एक्चुअली तुम्हें अगर कंप्यूटर को कुछ
ऑर्डर देना है तो तुम्हें असेंबली कोड सीखना होगा। असेंबली कोड सीखने के बाद असेंबलर उसको हेक्सा से फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है और फिर कंप्यूटर को कुछ समझ में आता है। तो ये एक बेसिक सा मैं आउटव्यू देना चाह रहा था कि एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, और ये आर्किटेक्चर एक थियोरेटिकल ब्रांच है और माइक्रो प्रोसेसर एक प्रैक्टिकल। तो हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू एक्चुअली में फिज़िकली इसको लेके काम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, इंटरनल सारे डिटेल समझेंगे आगे के वीडियोस में। ओके।